नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू का तो देखो एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बदलती ट्राजेक्ट्री से संबंधित। लेकिन 2 और इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक इंडियन एक्सप्रेस का, एक डेली पायोनियर का। कौन कौन से? एक तो होगा लैंड सीलिंग में रिफॉर्म से संबंधित और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आ रहे बदलावों से संबंधित है। राइटर इस आर्टिकल में कहना चाहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जो ट्राजेक्ट्री है वो शिफ्ट कर रही है। जानेंगे कैसे? आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। M.K. नारायणन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। M.K. नारायणन यानी राइटर पास्ट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच 2+2 मैकेनिज्म का तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ। 2+2 मैकेनिज्म के बारे में आपको पता है कि 2 देशों के विदेश मंत्रियों की और डिफेंस मिनिस्टर्स की आपस में मुलाकात होती है इस मैकेनिज्म के अंतर्गत। तो जब तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ 26 और 27 अक्टूबर को दिल्ली में, यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क इस्पर ने यह स्टेटमेंट दी कि इस शताब्दी में इंडो पैसिफिक में इंडिया यूएसए का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथी साबित होने वाला है। ये स्टेटमेंट दी गई थी यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब बात करते हैं ये जो 2+2 मैकेनिज्म का तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ, इसकी आउटकम क्या निकल के आई। देखो इस एडिशन में चाइना पर काफ़ी चर्चा हुई। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने सीधा सीधा अटैक किया चाइना पर कि चाइना जो है वो एक थ्रेट बनता जा रहा है काफ़ी सारे डेमोक्रेटिक नेशंस के लिए। नेक्स्ट, बैका एग्रीमेंट साइन हुआ। बैका मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद जियो स्पेशियल कोऑपरेशन और ज़्यादा मजबूत होगा। दोनों देश आपस में जियो स्पेशियल डेटा को शेयर कर सकेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जियो स्पेशियल डेटा कौन सा डेटा होता है? देखो जियो स्पेशियल डेटा वो डेटा होता है जिसमें ज्योग्राफिकल डायमेंशन इन्वॉल्व होती हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें, जियो स्पेशियल वो डेटा होता है जिसकी सहायता से अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे देखो जीपीएस की सहायता से ये पता लग सकता है कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे ओशन है, या फिर जीपीएस की सहायता से इवन ये भी पता लग सकता है कि नीचे क्या कोई आतंकवादियों का कैंप चल रहा है। तो इस प्रकार का डेटा आपस में शेयर किया जाएगा इंडिया और यूएसए के बीच। तो इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा। मान लीजिए इंडिया को कल को पाकिस्तान में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक्स कैरी आउट करनी है, तो यूएसए के पास जीपीएस सिस्टम है, आपको पता है। जीपीएस की सहायता से यूएसए हमें बिल्कुल हाई क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड कर सकता है, लोकेशन प्रोवाइड कर सकता है कि यहाँ पर आतंकवादी कैंप चल रहे हैं और आप ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हो। और ना सिर्फ यूएसए इंडिया के साथ, बल्कि इंडिया को भी यूएसए के साथ ये डेटा शेयर करना होगा एग्रीमेंट के साइन होने के बाद। इसके बाद ये भी आउटकम निकल के आई, दोनों देशों ने डिसाइड किया बायलैटरल कोऑपरेशन को एक नए लेवल पर ले जाया जाएगा कई सारे क्षेत्रों में। मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डिफेंस, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल इश्यूज, इन सब क्षेत्रों में कोऑपरेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। अब इसके बाद आता है कंसर्न क्या है बैका साइन होने के बाद। राइटर कहते हैं देखो बैका एग्रीमेंट साइन होने के बाद अब इंडिया ने यूएसए के साथ सभी फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हैं, यानी अब इंडिया एक स्पेशल कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में यूएसए के अलाय कंट्रीज आते हैं। एक तरफ जहां देखो इंडिया को इन एग्रीमेंट्स से फायदा होगा, बट इसके साथ साथ इंडिया को इन एग्रीमेंट्स के साइन होने की एक कीमत भी चुकानी पड़ेगी, नुकसान भी उठाना पड़ेगा। क्या कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? देखो सबसे पहली चीज़ जैसा हमने डिस्कस किया, जहां यूएसए इंडिया के साथ जियो स्पेशियल डेटा शेयर करेगा,
इंडिया को भी तो जियो स्पेशियल डेटा यूएसए के साथ शेयर करना होगा ना। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज टू वे होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएसए इंडिया को इंफॉर्मेशन दे देगा और बदले में कुछ नहीं एक्सपेक्ट करेगा। यूएसए भी इंडिया को बोलेगा कि आपका भी जो नाविक नेविगेशन सिस्टम है उसकी भी इंफॉर्मेशन आप हमें दीजिए, तो इंडिया को वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इससे इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब इंडिया हमेशा से अपने हितों को देखते हुए फैसला लेता आया है। इंडिया नहीं बर्दाश्त करता कि कोई दूसरा देश हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करे। बट ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद अब यूएसए हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो यूएसए ने तो ये बात छुपाई भी नहीं है। यूएसए ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट्स साइन किया है, तो यूएसए साफ साफ बोलता है हमने चाइना की थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। देखो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ ना कि अब इंडिया एंटी चाइना अलायंस में शामिल होता जा रहा है। बात सिर्फ इस एग्रीमेंट की नहीं है, आप और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखो, जैसे क्वेड। 2007 में क्वेड का आइडिया निकल के आया था, लेकिन उसके बाद से ये ग्रुप ठंडे बस्ते में था। बट अब कोविड-19 के बाद इस ग्रुप की जो प्रोमिनेंस है, एक्टिविटीज़ हैं, वो एकदम से बढ़ गई हैं। अब मिलिट्री अलायंस में बदल सकता है ये क्वेड ग्रुप, क्योंकि क्वेड ग्रुप के मेंबर कंट्रीज मिल के मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। पहले मालाबार एक्सरसाइज में 3 देश थे, इंडिया, यूएसए, जापान। अब ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेगा। ये चारों देश क्वेड ग्रुप में शामिल हैं। अगर एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे तो क्वेड ग्रुप को मिलिट्री डायमेंशन मिल सकती है। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो इंडिया जो ये एंटी चाइना अलायंस में शामिल होता जा रहा है ना, वैसे तो ये समय की आवश्यकता है कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार, क्योंकि आज वर्ल्ड डिसऑर्डर में है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ। चाइना लगातार मजबूती से यूएस की हेजमनी को चैलेंज दे रहा है। तो ऐसे वर्ल्ड में अब इंडिया को पुरानी आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलना चाहिए। इंडिया की पुरानी आइडियोलॉजी है नैम से संबंधित कि इंडिया किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल नहीं होगा। इंडिया के बॉर्डर पर भी अब इंडिया को चाइना से खतरा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब इंडिया को अपने नए टाइज के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मानना है कुछ एक्सपर्ट्स का। इवन हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी अपनी लेटेस्ट बुक में लिखा है कि ग्लोबल इक्वेशंस काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं और इंडिया को कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के हिसाब से हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब नए टाइज बनाने चाहिए। बट आज के जो राइटर हैं एम के नारायणन, वो ये बोलते हैं देखो अगर इंडिया अब यूएसए के साथ अपनी दोस्ती को और ज़्यादा गहरा बनाता है तो इससे ये भी संकेत जा सकता है इंडिया जो है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक है। मतलब देखता है इंडिया, जब इंडिया को नैम से फ़ायदा था तो इंडिया ने नैम की रणनीति अपनाई। आज यूएसए से इंडिया हेल्प लेना चाहता है तो इंडिया यूएसए के करीब जा रहा है। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं देखो अगर इंडिया यूएसए के नज़दीक जाएगा तो चाइना के साथ रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। वैसे 1962 में वार लड़ा है इंडिया ने चाइना के साथ, लेकिन उसके बाद से ही बॉर्डर पर सिचुएशन पीसफुल रही। इवन 1988 के बाद काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स इंडिया ने चाइना के साथ साइन किए। 2017 में जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ दोनों देशों के बीच, दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आई, उसके बाद भी इनफॉर्मल समिट्स ऑर्गेनाइज हुए इंडिया और चाइना के बीच, वुहान में और ममल्लापुरम में। कहने का मतलब ये है राइटर का कि देखो बेशक चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन अभी तक इंडिया चाइना के साथ सिचुएशन को संभाल सका, दोनों देशों के बीच शांति रही। लेकिन अब इंडिया ने अपना दोस्त चूज कर लिया है यूएसए के फॉर्म में, तो रिश्ते बल्कि चाइना के साथ और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इसके बाद राइटर कहते हैं इंडिया को देखो अपने आसपास के रीजन्स में भी ध्यान देना चाहिए, जैसे सबसे पहले साउथ एशिया में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है लगातार बढ़ रहा है। हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी डिस्कस किए हैं। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये वो देश हैं जो लगातार चाइना के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। इन देशों का चाइना के साथ ट्रेड लगातार बढ़ रहा है, चाइना की इन देशों में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रही है। पहले ये देश इंडिया के इन्फ्लुएंस में आया करते थे, लेकिन आज के समय में लगातार चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इन देशों के ऊपर
बढ़ता जा रहा है। इसके बाद मालदीव की बात की जाती है। हालांकि देखो मालदीव का हाल ही में यूएसए के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ, मिलिट्री एग्रीमेंट, चाइना के एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। अगर देखो चाइना की थ्रेट ना होती तो इंडियन ओशन में अगर किसी देश का यूएसए के साथ एग्रीमेंट साइन होता, जैसे अभी मालदीव का हुआ है, तो इंडिया इसका विरोध करता, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि इंडियन ओशन में यूएसए का भी इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो। बट देखिए आज कितनी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। यूएसए ने मालदीव के साथ जब डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया तो इंडिया ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद वेस्ट एशिया की बात की जाती है कि वेस्ट एशिया पर भी इंडिया को ध्यान देने की आवश्यकता है। वेस्ट एशिया में क्या कुछ चल रहा है। हाल ही में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था इजराइल और यूएई के बीच में। इस अकॉर्ड के तहत अब यूएई ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज कर लिया है। इसके इंडिया को भी इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखो पहले यूएई बहुत सारी चीज़ों की आपूर्ति इंडिया से करता था, इंपोर्ट इंडिया से करता था, लेकिन अब यूएई बहुत सारी ऐसी चीज़ें इजराइल से परचेज कर लेगा। तो दोनों का आपस में जब ट्रेड इंक्रीज होगा तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अब इजराइल इंडिया से ना परचेज करें, या फिर यूएई, सऊदी अरेबिया, ये देश इंडिया से ना परचेज करें। तो इससे इंडिया को खतरा हो सकता है, मतलब इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखो वेस्ट एशिया में पहले तो 3 पिलर हुआ करते थे, सऊदी अरेबिया प्लस में यूएई मान लीजिए, दूसरा इजराइल, तीसरा ईरान। अब सऊदी अरेबिया, यूएई, इन देशों के बीच और इजराइल के बीच दोस्ती इंक्रीज हो रही है। तो ये देश अब इंडिया पे और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, क्योंकि ये देश यूएसए के भी देश हैं, कि आप ईरान के साथ अपने रिश्ते बिल्कुल कट कर दीजिए। जबकि देखो ईरान के साथ बिल्कुल रिश्ते कट करना ये इंडिया के हित में नहीं है। इसलिए एक बैलेंस इंडिया को इस्टेब्लिश करना होगा वेस्ट एशिया में, ताकि ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते मेंटेन किए जा सकें। इसके बाद बात की जाती है अफगानिस्तान की। देखो अब यूएसए जो है वो तो अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं जल्द ही तालिबान का कब्जा इस्टेब्लिश हो सकता है अफगानिस्तान पर। तो इंडिया ने भी ऐसी सिचुएशन को पहले से भांप कर तालिबान से बातचीत की तरफ कदम उठाया है, मतलब डायरेक्टली नहीं। हाल ही में क्या हुआ था, तालिबान एक टॉक में हिस्सा ले रहा था, उसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने भी पार्टिसिपेट किया था। कहने का मतलब ये है अब इंडिया को तालिबान से बात करने में या फिर उस बातचीत में हिस्सा लेने में परहेज नहीं है जिसमें तालिबान भी पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले तो इंडिया साफ बोल देता था, अरे इस बातचीत में हम नहीं हिस्सा लेंगे, इसमें तो तालिबान है, तालिबान को हम मिलिटेंट ग्रुप मानते हैं। लेकिन अब इंडिया ने रणनीति चेंज की है। देखो इसका रीज़न भी है, क्योंकि जब यूएसए समेत दूसरे जो यूएसए के अलाइ कंट्रीज़ हैं वही अगर तालिबान से बात करने को तैयार हैं, तो फिर इंडिया क्यों पीछा रहे। ऐसा ना हो कि तालिबान का कब्जा इस्टेब्लिश हो जाए अफगानिस्तान में और इंडिया ने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में की है वो इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाए। तो इंडिया ये इंश्योर करना चाहता है तालिबान अगर अफगानिस्तान की सत्ता पर आ भी जाए तो ऐसा नहीं कि तालिबान एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें या फिर इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करें। इसीलिए इंडिया तालिबान से बातचीत करने के लिए तैयार है। इसके बाद बात की जाती है एससीओ की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखो 8 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान। ये तो 2-3 साल पहले ही फुल फ्लैश मेंबर बने एससीओ के। अब देखो होगा क्या, एससीओ को वैसे एंटी नाटो माना जाता है। नाटो का गठन हुआ था आपको याद है यूएसएसआर का सामना करने के लिए, और एससीओ के बारे में ये कहा जाता है वो देश हैं एससीओ में जो यूएसए के अगेंस्ट हैं, खास करके चाइना और रशिया। अब देखो इंडिया यूएसए का साथी बनता जा रहा है, तो कल को इंडिया इस ग्रुप के समिट में पार्टिसिपेट करेगा। जब चर्चा होगी तो इंडिया को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि भाई आप तो यूएसए के ग्रुप में शामिल हो गए हो। तो यहाँ पर भी इंडिया को अपनी अच्छी डिप्लोमेटिक स्किल्स का सामना यूज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, ताकि यूएसए के साथ दोस्ती को जस्टिफाई किया जा सके। राइटर तो ये भी बोलते हैं कि नैम को इंडिया अब छोड़ रहा है, यूएसए का साथी इंडिया बन रहा है। इवन अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी इंडिया इग्नोर कर रहा है। कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि इंडिया नैम का मेंबर भी इंडिया बनना डिजर्व ना करे। मतलब कुछ देश ये बोल दें कि आप तो अब यूएसए का साथी हो, आप नैम का मेंबर कैसे हो सकते हो। ये बात भी कोई बोल सकता है आगे जाके। लास्ट में राइटर ये कहते हैं देखो इंडिया जो यूएसए के इतने करीब गया है
इसकी कीमत इंडिया रशिया रिलेशंस को भी चुकानी पड़ेगी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से रशिया का इम्पोर्टेंट स्थान रहा है। रशिया का पेरेंट कंट्री यूएसएसआर हमारा गहरा मित्र था। यूएसएसआर के साथ 1971 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी, लेकिन 2014 के बाद से ही रशिया के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो प्रभावित हुए हैं। हालांकि देखो कुछ अच्छी कोशिशें हुई हैं, जैसे इंडिया और रशिया के बीच प्रधानमंत्रियों का या फिर प्रीमियर्स का, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री आपस में मिलते हैं, एनुअल समिट ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन अब चूंकि इंडिया यूएसए के करीब जा रहा है और रशिया प्लस चाइना की दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती जा रही है, तो मतलब असर इंडिया और रशिया रिलेशंस पर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कंसर्न्स राइटर जताते हैं इंडिया के करीब जाने से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लैंड सीलिंग से संबंधित रिफॉर्म्स के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हाल ही में पार्लियामेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए 3 कानून बनाए। राइटर कहते हैं अभी देखो आवश्यकता ये है, लैंड सीलिंग से संबंधित जो कानून हैं उनमें भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। देखो जब देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी थी, कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास लैंड बहुत ज़्यादा था, 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब इवन 1 एकड़ भी लैंड नहीं था, लैंडलेस थे वो। तो आज़ादी से पहले भी पीजेंट्स ने आज़ादी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और लीडर्स ने ये उनसे वादा भी किया था, एक बार देश आज़ाद हो जाए तो हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आएंगे, आपको भी लैंड मिलेगा। तो आज़ादी मिलने के बाद लैंड रिफॉर्म्स हमारे देश में आए, वो बात अलग है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन सफल नहीं हो उसका। और जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे उनमें से एक था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई एक फैमिली इससे ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लिमिट थी। आज भी लैंड सीलिंग जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल एक फैमिली जो है वो 7 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकती अगर लैंड इरिगेटेड है, और अगर ड्राई लैंड है तो वो फैमिली 21 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकती। समझ गए? ये एक एग्जांपल है एसेंस समझने के लिए। अगर किसी फैमिली के पास 7 एकड़ से ज़्यादा अगर इरिगेटेड लैंड है, तो वो जितना भी ज़्यादा लैंड है उस फैमिली को वो लैंड लौटाना होगा स्टेट को, ताकि स्टेट वो लैंड फिर बांट सके उन लोगों में जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है। तो ये था लैंड सीलिंग लॉज। लिमिट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। अब हुआ क्या, जैसा मैंने आपको बोला, इम्प्लीमेंटेशन इन लॉज का अच्छे से नहीं हो सका था, क्योंकि लोगों ने अपने नौकर के नाम पे लैंड करवा दिया। इवन ज़्यादा लैंड रखने के लिए ऐसी भी खबरें आई कि पति ने पत्नी को तलाक दे दिया हो, मतलब दिखाने के लिए, ताकि पति अलग से लैंड रख सके, पत्नी अलग से लैंड रख सके। लोगों ने मतलब लूप होल्स ढूंढ लिए थे और इसलिए ये लैंड सीलिंग जो लॉज हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो सके थे। बट देखो आज के इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं ये जो लैंड सीलिंग लॉज थे ना, ये पुराने समय के हिसाब से ठीक थे, बट आज के समय के हिसाब से ये ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? आज देखो सिचुएशन ऐसी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सही में खेती करना चाहते हैं। मतलब अगर उनके पास ज़मीन अवेलेबल हो तो वो अपनी खेती को एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। बट ये जो लिमिट है ना कि 7 एकड़ से ज़्यादा, या फिर लिमिट जो भी है 7 एकड़ है, कहीं कहीं 10 एकड़ है, इससे ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते। तो इस लिमिट की वजह से बहुत सारे ऐसे किसान जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं और ज़्यादा खेती करना चाहते हैं, लेकिन वो खेती नहीं कर पाते। इवन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी नहीं हो पाती इन लैंड सीलिंग लॉज की वजह से। अब कोई कंपनी है मैकडोनल्ड, किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है कि आप हमें 1000 किलोग्राम आलू दे दो। अब वो किसान बोलेगा, अरे मैं इतना आलू आपको नहीं दे सकता, मेरे पास ज़मीन कम है, क्योंकि मैं एक लेवल से ज़्यादा ज़मीन रख ही नहीं सकता कानून के हिसाब से। लेकिन देखो उस किसान के पास पैसे हैं,
वो चाहता है कि मैं और ज़्यादा लैंड परचेज करूं या फिर लैंड लीज पे लूं। इवन लैंड लीज पे लेना भी अलाउड नहीं है लैंड सीलिंग लॉज में, एक लिमिट से ज़्यादा। तो वो किसान चाहता है कि मैं या तो नया लैंड खरीदूं या फिर लैंड लीज पे लूं, बट ज़्यादा आलू उगाऊं और सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं मैकडोनल्ड के साथ। बट वो किसान कर ही नहीं पाता क्योंकि लैंड सीलिंग लॉ है, आप एक लेवल से ज़्यादा लैंड ना तो खरीद सकते हो ना ही लैंड लीज पर ले सकते हो। तो आर्टिकल कहना चाहते हैं कि देखो पुराना जो समय था ना वो अब चेंज हो चुका है। आज का समय के अनुसार इस सेक्टर में रिफॉर्म आने चाहिए, मौका मिलना चाहिए किसानों को कि अगर वो अपना खेती नुमा लैंड जो इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो इंक्रीज कर सकें। देखो छोटा लैंड जब होता है तो इनपुट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, बहुत वेस्टेज भी हो जाता है, लैंड के आसपास बाड़ उगानी पड़ती है, समझ गए। और लेकिन अगर लैंड ज़्यादा है, 1 एकड़ के बजाय मान लीजिए 20 एकड़ लैंड है, तो बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होगा, इनपुट्स सस्ती पड़ेंगी, फर्टिलाइजर अगर आप खरीदने के लिए जाते हो मार्केट से सस्ता पड़ेगा, पूरा इकोनॉमी ऑफ स्केल रहता है। ज़्यादा फायदा होता है अगर आप ज़्यादा लैंड में खेती करते हो, जबकि छोटे लैंड में आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हो, पैदावार को इंक्रीज करने के लिए केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। तो इससे तो बल्कि जो सोइल की फर्टिलिटी है वो भी खराब हो जाती है, ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हो जाता है। इसलिए राइटर कहते हैं लैंड सीलिंग लॉज में रिफॉर्म आना चाहिए। कुछ डेटा भी सामने रखते हैं कि देखो लैंड का साइज बढ़ नहीं रहा है लेकिन लगातार घट रहा है। 2010-11 में एवरेज लैंड होल्डिंग थी 1.15 हेक्टेयर, 2015-16 में ये घट के हो गई है 1.08 हेक्टेयर। कर्नाटक की सरकार ने कोशिश की थी लैंड सीलिंग लॉज में रिफॉर्म लाने की, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ और कोशिश सफल नहीं हो सकी। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो ये लैंड होल्डिंग छोटी छोटी है, मतलब एवरेज लैंड किसानों के पास कम है, इससे नुकसान ज़्यादा होता है। जैसा हमने डिस्कस किया, पानी का ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होता है, केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा आता है, मतलब मिट्टी ऐसी होती जाती है कि बाद में फर्टिलिटी कम हो जाएगी और उपजाऊ भूमि वो नहीं रहेगी, आप कुछ उगा नहीं सकोगे। सैलिनाइजेशन भी बढ़ता है भूमि का, और पानी की लगातार कमी होती है क्योंकि छोटे लैंड में सोचा जाता है जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे पैदावार ज़्यादा होगी। इंस्टेंट तो बेनिफिट हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता है। ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी कम हो गया है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। नोआम चोम्स्की ने कहा था इंडिया और पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज के ऊपर युद्ध के कगार पर हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, यहाँ पर देखो वाटर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, और ये वाटर क्राइसिस पैदा हुए हैं गलत एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से। तो राइटर सॉल्यूशन ये देते हैं, आप लैंड सीलिंग लॉज में बदलाव एक छोटे स्टेप से कर सकते हो। जैसे देखो एग्रो इकोलॉजिकल प्लांटेशन या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए किसानों को आप रियायत दे सकते हो। सिंपल भाषा में बोलूं, अगर कोई किसान प्लांटेशन करता है, पेड़ उगाता है, तो उसको आप इंसेंटिव दे दो कि जब आप ऐसी प्लांटेशन करोगे तो आप पर लैंड सीलिंग लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे देखो 7 एकड़ लैंड आपके पास है, इरिगेटेड लैंड, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। लेकिन अगर कोई किसान लैंड पर प्लांटेशन करता है तो फिर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर आप ज़्यादा लैंड भी रख सकते हो। ऐसा इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया जा सकता है एग्रो इकोलॉजिकल प्लांटेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। हाँ, आप एक काम और भी कर सकते हो, सब क्लास लगा दो कि आप ये प्लांटेशन करोगे तो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए। इससे दोनों पर्पस सर्व हो जाएंगे। दोनों क्या मतलब, काफ़ी सारे पर्पस सर्व हो जाएंगे। एक तो धीरे धीरे बड़े स्केल पर प्लांटेशन होने लगेगी, वो लोग जो वास्तव में खेती में इंटरेस्टेड हैं वो आगे आएंगे, लैंड परचेज करेंगे या फिर लीज पर लेंगे प्लांटेशन के लिए। और देखो अगर ये कंडीशन भी लगा दी कि लैंड सीलिंग में एग्जम्पशन का फ़ायदा तभी मिलेगा, मतलब ज़्यादा लैंड रखने की छूट तभी मिलेगी अगर आप प्लांटेशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करोगे, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। इसका फ़ायदा ये होगा, इंडिया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। वैसे देखो ये जो बॉडी है APEDA, इस बॉडी ने कहा भी था 2030 आते आते इंडिया $50 बिलियन के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो उस दिशा में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी, इसके साथ साथ कार्बन का भी कम एमिशन होगा। तो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल करने की दिशा में इंडिया आगे बढ़ेगा।
और देखो इसके अलावा राइटर एक सजेशन ये भी देते हैं, आप ऐसा प्रोविजन कर दो कि जो फार्मर्स हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा लैंड रख सकते हैं अगर वो लैंड वेस्ट लैंड है या फिर डिग्रेडेड लैंड है। मतलब 7 एकड़ तो आपके पास में इरिगेटेड लैंड है, ये लिमिट है आपके ऊपर, इससे ज़्यादा लैंड आप नहीं रख सकते। लेकिन अगर डिग्रेडेड लैंड है वो आप रख सकते हो, वेस्ट लैंड है वो आप रख सकते हो अगर आप उसे ठीक करना चाहते हो। तो फार्मर्स के पास इंसेंटिव रहेगा कि वो वेस्ट लैंड परचेज करें या फिर लीज पर लें, लेकिन उसे रिस्टोर करें, उसे उपजाऊ योग्य बनाएं। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि देखो जैसे यूएसए में खेती काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वहाँ पे खेत काफ़ी बड़े हैं। हमारे देश में खेती क्राइसिस में है, उसका एक मेन रीज़न ये भी है जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है काफ़ी छोटा है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया लैंड सीलिंग लॉज में बदलाव से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो ये है, यूएसए ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के 2 ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, उनकी एसेट्स फ्रीज कर दी, वीज़ा पर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो ऑफिशियल्स CIA जो कि यूएसए की खुफिया एजेंसी है, CIA के द्वारा अफगानिस्तान में 2003 में जो एलिज्ड वार क्राइम किए गए थे उनकी जांच कर रहे थे। उसके बाद यूएसए ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के उन ऑफिशियल्स के खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया, क्रिटिसिज्म किया गया यूएन समेत दूसरी एजेंसीज के द्वारा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि यूएसए को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात करें आईसीसी की, देखो ये हेग में है, ये कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट है फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ जीनोसाइड, वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए कोई कंट्री है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में अब देखो कोई क्राइम होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आरोपी को पकड़ना और सज़ा दिलवाना। लेकिन मान लीजिए जिम्बाब्वे की सरकार खुद ही क्राइम करने लग जाए, जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति हैं वो खुद ही एक एथनिक ग्रुप के पूरे लोगों को मारने का आदेश दे दें, तो फिर क्या होगा? अब जिम्बाब्वे की सरकार के पास तो पूरी पावर है, उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? समझ गए? तो ऐसे जब क्राइम होते हैं ना, और ऐसे क्राइम्स के लिए जो लोग दोषी होते हैं उनको सजा दिलवाने के लिए ये क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी। ये फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2002 में, रोम स्टैट्यूट के बाद। 139 देशों ने इस रोम स्टैट्यूट को साइन किया है और 123 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है। इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। ना सिर्फ इंडिया ने बल्कि रशिया, चाइना, यूएसए, इन देशों ने भी रेटिफाई नहीं किया है। हालांकि पहले तो यूएसए पूरा एक्टिव था इस प्रकार की क्रिमिनल कोर्ट को इस्टेब्लिश करने में, लेकिन बाद में एन मौके पर यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया रोम स्टैट्यूट को। अब यूएसए इसका मेंबर नहीं है आईसीसी का, क्योंकि देखो इन देशों ने इसलिए नहीं साइन किया, इन देशों को लगता था कि इस कोर्ट की जुरिडिक्शन का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने के लिए, या फिर हमारे देश के नेशनल्स को हरास करने के लिए। तो इसलिए इन बड़े देशों ने इस क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित स्टैट्यूट को रेटिफाई नहीं किया। देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा आईसीसी से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो यूएन का पार्ट है, बट आईसीसी यूएन का पार्ट नहीं है। जो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है आईसीजे। आईसीजे विभिन्न देशों के बीच में डिस्प्यूट को सुनता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट है कुलभूषण जाधव को लेके, उसकी सुनवाई चल रही है आईसीजे में। जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है ये उन लोगों को सजा दिलवाता है जिनके ऊपर आरोप है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का। देखो शुरुआत में तो आर्टिकल में ये बोला जाता है यूएसए के द्वारा सैंक्शंस लगाना उन ऑफिशियल्स पर जो CIA के द्वारा की गई वार एट्रोसिटीज़ की जांच कर रहे थे, ये गलत है, क्योंकि इससे तो यूएसए सीधा सीधा उन लोगों के पक्ष में जा रहा है जिनके ऊपर आरोप है वार क्राइम्स का। ये इंटरनेशनल रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ऑर्डर के अगेंस्ट है। इससे और लोग बोलेंगे नहीं जो CIA समेत यूएसए की दूसरी खुफिया एजेंसीज के द्वारा अफगानिस्तान में वार एट्रोसिटीज़ की गई थी,
क्योंकि उनको लगेगा होना तो कुछ है नहीं, इसलिए चुप रहते हैं। अब देखो इसके बाद आईसीसी की लिमिटेशंस की बात की जाती है। कहा जाता है मतलब क्या कमियां हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। सबसे पहले अपनी खुद की पुलिस फोर्स नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, स्टेट कोऑपरेशन पर डिपेंडेंट है ये कोर्ट, और स्टेट कोऑपरेशन मिलता नहीं है। जैसे यूएसए ने अभी सैंक्शंस लगा दिए तो दूसरे देश जो हैं वो भी कोऑपरेट करने से इनकार कर देते हैं। डेटरेंट वैल्यू कम है, इवन मतलब कोई आरोपी भी साबित हो जाए इस कोर्ट में, ऐसा नहीं कि सज़ा दिलवाई जाएगी। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं सेट किया गया है आईसीसी के द्वारा कि अगर आरोप साबित हो भी जाए तो उसको सज़ा एक्चुअल में दी गई हो। बहुत कम एग्जाम्पल, ना के बराबर। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का टूल है, और बड़े जो देश हैं वो इसे अपने एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं छोटे देशों में, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में, अपने पक्ष की सरकार बनाने के लिए, अपने पक्ष की सरकार गिराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इवन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती। केसेस की सीरियसनेस को देखते हुए मैक्सिमम 30 साल की सजा दी जा सकती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रिट्रोस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन नहीं है, मतलब 2002 से पहले के जो मामले हैं उन मामलों में जांच नहीं की जा सकती आईसीसी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोमेटिक ज्यूरिडिक्शन देखो आईसीसी की उन देशों में है जिन्होंने रोम स्टैट्यूट को रेटिफाई किया है। अब इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया जैसे जो देश हैं इन देशों में ज्यूरिडिक्शन नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव संबंधित काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज हैं जिससे डिले जो है वो बढ़ता जाता है। केसेस के सोल्व होने में ह्यूमन रिसोर्स और फंड्स की काफ़ी ज़्यादा कमी फेस की जाती है इस कोर्ट के द्वारा। और आरोप ये भी लगता है अफ्रीकन कंटिनेंट में जो देश आते हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है इस कोर्ट के द्वारा, मतलब कोर्ट का ज़्यादा फोकस अफ्रीका पे है। नेक्स्ट, 3 परमानेंट मेंबर्स तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे इस कोर्ट में। कौन कौन से? यूएसए, चाइना, रशिया। और कुछ आरोप ये लगता है नेक्स्ट कि कुछ प्रिंसिपल्स को इम्पोज किया जाता है इस कोर्ट के द्वारा, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी से संबंधित। तो आरोप ये है, मतलब क्रिटिसिज्म ये है कि हर जगह देखो आप डेमोक्रेसी नहीं इम्पोज कर सकते, हर जगह वैल्यूज़ अलग अलग हैं, बट आप लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हो हर जगह और इन वैल्यूज़ को सच मानते हो, ये गलत है। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि बड़े जो देश हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए आईसीसी में, बड़े एनजीओज़ को आगे आना चाहिए फंडिंग के लिए, और जो भी हमने ये कमियां डिस्कस की इतनी सारी, इन कमियों को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। कमी अगर आपके पास हो तो उसका सॉल्यूशन तो देखो आप बता ही सकते हो। आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो, सॉल्यूशन आपके पास हर चीज़ का होता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। अभी इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।